आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज जो मुबाहिसा हम करने जा रहे हैं, आज हमारे दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। एक हैं आली जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, जो सीनियर कायद हैं, जो कांग्रेस पार्टी में अक़लियती सेल के सदर हुआ करते थे, BRS पार्टी में वो हैं। और दूसरे हैं आली जनाब मोहतरम अरशद अली ख़ान साहब, जो कभी TDP में हुआ करते थे, अब वो भी BRS पार्टी में हैं। और हम बात करेंगे आज उन दोनों पार्टियों के बारे में। दोनों पार्टियां के नज़रिए अलग हैं, दोनों पार्टियों की राहें भी अलग हैं, मगर दो रास्ते आगे जाकर एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। ऐसे ही कुछ वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हाल है। एक बड़े मियाँ तो दूसरे छोटे मियाँ, दोनों की जोड़ी इन दिनों खूब जम रही है। बड़े भाई की तेलंगाना आमद पर छोटे भाई खुशी से बहाल हो रहे हैं। आइए इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी की एक झलक मुलाहिजा फरमाइए। मंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी को अगर मौका परस्त जमात कहें तो इसमें कोई शक नहीं होगा। कांग्रेसी कायदीन की आदत रही कि वो मौका देखकर रंग बदल जाते हैं। मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक मौके पर गुजरात मॉडल का खूब मजाक उड़ाया था, इस पर तंज किया और तनकीदें भी की। फिर एक वक्त आया ऐसा कि वज़ीर आज़म के साथ स्टेज शेयर करना पड़ा, तो इसी गुजरात मॉडल की शान में क़सीदे पढ़कर वज़ीर आज़म मोदी को खुश करने की कोशिश करते नज़र आए। मुलाहिजा फरमाइए PCR प्लीज़। పదే పదే బీజేపీ వాళ్ళు అంటున్నారు మాది గుజరాత్ మోడల్ అని. గుజరాత్ మోడల్ అంటే ఏందే? ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ తగలబెట్టుడా? ఇతర రాష్ట్రాలలో పెట్టుబడులు ఉంటే వాళ్ళని బెదిరించి మీ రాష్ట్రానికి గుంజుకపోవుడా? గుజరాత్ మోడల్ అంటే ఏందే? సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాన్నారు. ఎవరికైనా ఉద్యోగం ఇచ్చిందా? రైతు ఆదాయాన్ని రెండింతలు చేస్తామన్నారు. రైతు ఆదాయం రెండింతలు చేయలేదు, కానీ ఢిల్లీలో మాత్రం ధర్నా చేస్తున్న రైతులను కాల్చి చంపేసింది. इदा गुजरात मॉडल। तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। हमारे सोहेल भाई, अरशद, आप लोगों ने देखा वीडियो क्लिप भी मुलाहिजा फरमाई। गुजरात मॉडल का एक जगह मजाक उड़ाया जाता, फिर PM के सामने आप तारीफ़ करते हैं, तो क्या कहेंगे? आप तो तेलुगु देशम में भी उनके साथ थे, तो कुछ पुरानी याद ताज़ा कराइए। क्या पहले से या कांग्रेस में आने के बाद ऐसे हुए? साहब, हम तेलुगु देशम में हम रेवंत रेड्डी साहब के साथ काम किया है। हमने एक चीज़ तो देखा है साहब, चंद्रबाबू नायडू साहब प्रो BJP हुआ करते थे हमेशा। जब पहली बार जब हमको पता चला कि बाबू साहब जो है कांग्रेस के उनके साथ BJP के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो हमको एक बहुत बड़ा हमेशा एक डाउट में रहते थे हम लोग हमेशा। लेकिन ये रेवंत रेड्डी साहब थे साहब, जो बाबू साहब को और BJP को जो मिलाने का, जो मेन तेलुगु देशम पार्टी को और BJP को मिलाने का मेन सबसे बड़ा हाथ रेवंत रेड्डी साहब का था साहब इसके अंदर। और आप देखेंगे साहब, अभी आपने जैसा कि जो आपने बताया है, छोटा भाई बोल रहे हैं, बड़े भाई बोल रहे हैं साहब, ये एक सबको मालूम है। जैसा कि रेवंत रेड्डी साहब जो कहते हैं कि बड़ा भाई है, बड़ा भाई का तो बोलते एक जिम्मेदारी, मतलब एक छोटा भाई एक बड़ा भाई बोले तो लोगों को मालूम है कि एक अंदरूनी एक टीम है ये। और जैसा कि KTR साहब जो कहते हैं कि एक ना एक दिन 100% शिंदे बन के, तेलंगाना के शिंदे बन के वो 100% आने वाले, को इसमें डाउट ही नहीं है। आप देखिए साहब, एक छोटी सी जिसकी शुरुआत, जो पार्टी की शुरुआत झूठ से शुरू हुई, जैसा कि मैनिफेस्टो में क्या कहा था उन्होंने कि मैं मुसलमानों के लिए 4000 करोड़ रुपये दूंगा, 4000 करोड़ मुसलमानों का माइनॉरिटी बजट रहेगा। लेकिन क्या दिया? 2260 करोड़ रुपये। तो इसकी शुरुआत खुद आप देख रहे हैं, जो तरीक़े से मुसलमानों के लिए नाइंसाफ़ी की जा रही है। आपने और हमेशा सुनते हैं कांग्रेस पार्टी एक मुसलमानों के साथ होती है, अगर होती थी तो मुसलमान को क्यों आपने मिनिस्टर नहीं बनाया? मेरा एक सवाल है आपसे, मुसलमानों को, मुसलमान एक शबीर अली साहब हो या कोई भी हो आपकी पार्टी से, मुसलमान तो थे ना आपकी पार्टी में, तो आपने अपनी पार्टी से मुसलमान को क्यों नहीं चुना? मैं इसका एक आपसे एक आंसर चाहता हूँ साहब। और आप ऑब्जर्व करेंगे ये बात को साहब, चंद्रबाबू नायडू साहब भी जब थे
तो उनकी जहनीत भी बीजेपी जैसी होती थी। जैसा कि उन्होंने भी हमारे फारूक साहब को लास्ट 6 महीने पहले एक मिनिस्टरशिप दी थी, हारने से पहले वो टाइम के ऊपर भी। तो ये लोग मुसलमान के साथ कभी रहे नहीं साहब, मुसलमानों को धोखा देकर हमेशा उनके साथ चीटिंग कर कर उसी तरीके से आगे बढ़े। आप देखिए, आवाम तो जानती है सब हल्लो हल्लो, आज हुकूमत में कांग्रेस है, लेकिन आप देखिए जो भी आपने वादे किए हैं, जैसे कि हम 200 यूनिट देंगे, कहाँ दिए आप? जैसा कि बस के लिए बात कर रहे हैं, देखिए साहब जो पार्टी अगर हम कोई स्कीम को शुरू कर रहे हैं तो आपको एक प्लानिंग करना चाहिए। जैसा कि अगर आवाम कितने हैं, पॉपुलेशन कितना है, लोग कितने हैं, बसेस कितने हैं, एक होमवर्क करना चाहिए। पहली चीज़ होमवर्क कर कर क्या करना चाहिए आपको, बसेस की फ्लीट बढ़ाना था, या महिला के लिए एक अलग बसेस रखना था, उसके लिए ईजी होता था। आपने वैसा नहीं किया। जो आदमी टिकट देकर खड़ा जा रहा है वो खड़े रह रहा है, जेंट्स यानी और लेडीज़ जो है आराम से बैठे हैं, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छा होमवर्क कर कर सबको एक फैसिलिटी देना था। और उसके बाद में ये सोचना था, देखिए ऑटो वाले हैं, कितने के लोग सुसाइड कर लिए हैं ऑटो वाले, उनके लिए भी आप एक बजट रखना था। जैसा कि चाहे 20,000 रुपये देंगे हम, उनको 30,000 रुपये देंगे, उनकी फैमिलीज़ के लिए इंश्योरेंस देंगे, ऐसे तमाम चीज़ें थे। एक होमवर्क कर कर कोई भी चीज़ प्लानिंग कर कर, जैसे KCR साहब करते हैं, प्लानिंग कर कर करते हैं और सक्सेसफुल होता है। लेकिन सोहेल भाई, आप तो धूम मचा रहे हैं इसके ऊपर, छोटे भाई बड़े भाई के मामले में, ज़रा यहाँ पर भी आप थोड़े अपने नज़रियात का इजहार करिए। नहीं, मैं क़य्यूम भाई, आप देख रहे कि मैं इलेक्शन से हमारा एक ही, हम जब पार्टी छोड़े थे सिर्फ यही बोल के कि ये RSS का चोला पहन के जो कांग्रेस के सफ़ों में जो घुस बैठा है, इसको अब नहीं पहचानेंगे आप लोग तो तेलंगाना बर्बाद हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं, आपने पहली तकरीर में भी कहा था जलविहार में। बिल्कुल, मैं पहली तकरीर से, बल्कि कांग्रेस में रहे जब से, कांग्रेस से निकलने के बाद से, और बार बार कह रहा हूँ कि इसको पहचानो, ये RSS का खुला बंदा है और ये कांग्रेसों के सफ़ में ये अपनी पहचान छोड़ेगा। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी कि मोदी के सामने अपनी ज़बान खोले भाई नाम से, बड़े भाई नाम की। अब आप देखिए कांग्रेस की बदकिस्मती, राहुल जी की बदकिस्मती देखिए। एक तो बेचारे भारत जोड़ो नई यात्रा में राहुल गांधी जी, मोदी जी, डबल इंजन सरकार, यानी पूरी कांग्रेस उनके ख़िलाफ़, यानी RSS के ख़िलाफ़ बात कर रही है। हर गली गली जा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, देखो इनको। मगर उन्हीं का एक चीफ मिनिस्टर। अच्छा सोहेल भाई, उसमें एक जुमला आपने गौर किया होगा शायद, उसमें रेवंत रेड्डी साहब ने ये कहा कि इसी तरह आगे चलकर आपका ताउन हमारे साथ रहेगा। मतलब आपको यकीन है कि आगे चल के वज़ीर आज़म मोदी रहेंगे, राहुल गांधी नहीं रहेंगे? नहीं, देखिए आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल कट्टर RSS है, वो कांग्रेस का हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के टिकटों में आप देख चुके हैं वो क्या हरकत करे हुए हैं। उसके बाद आप कांग्रेस के जब चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, जब मोदी आएंगे तो उन्होंने मोदी के सामने खुला, मतलब मैं अब आ गया, अपना सेकंड प्लान कंप्लीट हो चुका, अब नेक्स्ट ऑर्डर दीजिए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, फुलफिल करने के हम रेडी, मेरे पास जो है मैं लेकर रेडी हूँ। यानी वो कभी भी कांग्रेस की पॉलिसी पे आ ही नहीं सकता, वो आदमी कांग्रेस की पॉलिसी पे जुड़ ही नहीं सकता। वो आदमी का काम था चीफ मिनिस्टर बनना, क्योंकि बीजेपी को, RSS को तेलंगाना का सेकुलर अवाम पसंद नहीं करता आज भी। तो RSS अच्छा सा प्लान करके उनके एक आदमी को कांग्रेस का कपड़े पहना के गांधी भवन में भिजा के, आज आप देखिए उन्होंने उनके प्लान में सक्सेस हो गए जी। आज उन्होंने रेडी है कांग्रेस। आज देखिए आज हाई कमांड, मेरे को ताजुब ये हो रहा है कि मैं 34 ईयर्स में इतने डिसिप्लिनरी नोटिस देखा हूँ, आज एक शख्स नहीं है जो ये बोलने के लिए कि भाई ये हमारे कांग्रेस के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहा है, इसे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, इस पर नोटिस भी जाना चाहिए। आज है ही नहीं, हाई कमांड है ही नहीं। रेवंत रेड्डी जितना मजबूती से कांग्रेस को खोखला कर दिया, राहुल जी, प्रियंका जी 20 साल चाहे भी तो तेलंगाना में कांग्रेस मौजूद नहीं कर सकते। अब नाज़रीन, आप जानते हैं कि BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वज़ीर आला के रेवंत रेड्डी की जानिब से बीजेपी की तारीफ़ और वज़ीर आज़म मोदी की शान में पढ़े गए कसीदों पर बात करते हुए खदशा जताया कि रेवंत रेड्डी भी कहीं तेलंगाना के दूसरे एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। जिस तरह महाराष्ट्र, आसाम में हुआ है, यही तेलंगाना में होना मुमकिन भी बताया जाता है। KTR ने पूरे यकीन के साथ ये दावा भी किया कि
लोकसभा इलेक्शन के बाद रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। బడే బాయ్ అంటాడు. మరి ఆ బడే బాయ్ ఏమి ఇచ్చిండో చోటే బాయ్కి చెవులో ఏం చెప్పిండో మనకు తెలియదు. కానీ నాకైతే ఒకటి స్పష్టంగా కనబడతా ఉన్నది, రేవంత్ రెడ్డి భవిష్యత్తు, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ భవిష్యత్తు నాకైతే నిన్న మీటింగ్ తోని మంచిగా అర్థమైంది. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో మహారాష్ట్రలో జరిగినట్టు, అస్సాంలో జరిగినట్టు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకోవడం ఖాయమనే మాట మాత్రం నేను మీ పక్కా చెప్తున్నా. మరొక ఏకనాథ్ షిండే, మరొక హిమంత బిశ్వాస్ శర్మ ఇక్కడనే ఉడతాడు, కాంగ్రెస్ పార్టీని బొంద పెడతాడు. నేను ఉత్తగా ఆషమాషికి చెప్తలేని ఈ మాట. నిన్న రేవంత్ రెడ్డి ఇంకొక మాట అన్నాడు, మీరు వినండి జాగ్రత్తగా. ఏమన్నాడు? బడే బాయ్ ఇట్లనే ఉండాలి, మీ ఆశీర్వాదం మా మీద. ఎన్నికలు 2 నెలలు లేవు, భవిష్యత్తులో కూడా నీ ఆశీర్వాదం నా మీద ఉండాలంటే ఏమన్నట్టు? మా రాహుల్ గాంధీ అంటే తటపార వేస్ట్ కేసు, అది గెలిచేది లేదు, పీకేది లేదు, మళ్ళా నువ్వే ప్రధానమంత్రి అని చెప్పినట్ట కదా. కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎవడన్నా మెడకాయ మీ తలకాయ ఉన్నాడు, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆశీస్సులు భవిష్యత్తులో కూడా ఉండాలి, ఏది ఇంకా 2 రోజులలో ఎలక్షన్ పెట్టుకొని అంటాడా ఎవడన్నా? అంటే ఏమన్నట్టు ఉద్దేశం? బరాబర్ మా రాహుల్ గాంధీ వేస్ట్ ఫెలో. నేను అంటలేను, ఆయనతో మీరు నేనన్నాను రాశారు కొంపదీసి, నేను అనలే. రాహుల్ గాంధీ సన్నాసి వేస్ట్ ఫెలో, ఆయనతో కాదు. నేను అంటలేను భయ్, ఆయన అన్నాడు, మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు, ఆయనతో కాదు. నువ్వే అయితే మళ్ళీ ప్రధానమంత్రిని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ వాడు చెప్తే ఏమనుకోవాలి నాకు అర్థం కాదు. వీళ్ళ దివాలా కోర రాజకీయాన్ని, ఇంత దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితుల్లో ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. ఒకసారి ఆలోచించండి. सोहेल भाई, बहुत सारे सवालात हैं इसमें। नहीं ख़य्यूम भाई, आप अगर से गौर करें तो इलेक्शन की टिकटों से देखेंगे आप असेंबली के, तो जहां पर बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है वहां पर कांग्रेस जो है डिम्मी कैंडिडेट्स डाला असेंबली में। आप देख लो, आप इटाला राजेंद्र जी के खिलाफ कौन ठहरे थे, अरविंद जी के खिलाफ कौन ठहरे थे, संजय के खिलाफ कौन ठहरे थे। यहाँ दुबाका में जहाँ पर भी देखेंगे आप, तो रेवंत रेड्डी शुरू से ही एक ही फार्मूले पे काम कर रहे हैं, वो है कि मोदी जी को खुश करना है, आरएसएस को खुश करना है और अपनी राजनीति को उन्हीं के साथ जोड़ देने का है। तो अब केटीआर साहब ने ये कहा तो ये कोई गलत नहीं है, आप खुद इंडिकेशन दे रहे हैं, आप खुद बड़े भाई कह रहे हैं, आप खुद गुजरात का ला रहे मामला। अच्छा, ये गुजरात मॉडल के बारे में मैं जानना चाहूँगा। जब तेलंगाना की हुकूमत थी ना, तो सब लोग बोलते थे तेलंगाना मॉडल चाहिए, अब ये फिर आपको वही बताना चाह रहा हूँ मैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि जब तेलंगाना बना, 10 साल हो रहा तेलंगाना बन के, तेलंगाना जब बना तो वो केसीआर साहब के हाथों में आने की वजह से ये सेकुलर रहा स्टेट, डेवलपमेंट में आगे रहा। यहाँ का जो है हर रिलीजन सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है अपने मज़हब पे रहते हुए। ये 10 साल जो तेलंगाना का हुआ, आज गुजराती को अगर से पूछेंगे कि हैदराबाद में आपको कारोबार करना है या बम्बई में करना है, तो हैदराबाद को चुनेगा बेशक। आज इंडिया के कौन से भी स्टेट में आप जाएंगे, अगर से पूछेंगे कि भाई हैदराबाद में अगर से आप कारोबार करना है या बम्बई में या बेंगलुरु में, तो हैदराबाद। आईटी सेक्शन में जाके पूछेंगे तो आप बोलेंगे आप बेंगलुरु नहीं हैदराबाद। आज पिछले 3 महीने के अंदर तेलंगाना का वो हाल हो गया कि आईटी कंपनीज बेंगलुरु चले आ रहे। आप देख रहे यहाँ पर अब जो गुजरात मॉडल वो लाना चाह रहे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं खुल के आपके सामने बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि गुजरात 2 चीज़ों से मशहूर है, तो अब एक चीज़ तो आप कर नहीं सकते क्योंकि डेवलपमेंट ऑलरेडी यहाँ पर केसीआर साहब ने कर चुका। इंडिया का नंबर 1 स्टेट तेलंगाना। अर्शद से मैं जानना चाहूँगा गुजरात मॉडल के बारे में, आप भी तो बिजनेसमैन हैं, आप भी फिरते रहते हैं। साहब देखिए साहब, कभी भी जंग हो या कोई भी चीज़ हो, अच्छे वॉरियर्स के साथ जीती जाती है। जैसे कि हमारे केटीआर साहब है, सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया उनको जानती है कि एक एक्सीलेंट आईटी मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने आने के बाद जो तरीके से जो डेवलप किए हैं तेलंगाना को, केसीआर साहब और केटीआर साहब मिलकर आप गूगल करके देखिए साहब, पर कैपिटा इनकम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे तेलंगाना की नंबर 1 है सारे हिंदुस्तान में। और पहली बार भी जो बजट, माइनॉरिटीज़ का जो बजट लाया गया, सारे हिंदुस्तान में केसीआर साहब ने लाया साहब। कांग्रेस की जब हुकूमत थी साहब, सिर्फ 950 करोड़ रुपये हुआ करता था। केसीआर साहब आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2000 करोड़ से हमारा बजट स्टार्ट हुआ। कभी ये लोग 2000 का फिगर कभी सोचे भी थे क्या साहब कांग्रेस वाले? मैं पूछता हूँ आपसे, कभी नहीं ना साहब। देखिए साहब, आज 24 घंटे पावर हुआ,
हर घर में पानी दिया गया, ये किसने दिया साहब? ये केसीआर साहब ने दिया। आज हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर एक तेलंगाना में रहने वाले को अफसोस है कि केसीआर साहब आज हुकूमत में नहीं है। दिल में अफसोस है, आज हमको भी अफसोस, हमसे ज़्यादा आवाम को अफसोस है। लोग सोच रहे हैं, देखिए साहब, हमने कई इलेक्शंस देखे हैं, मगर पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन रहा ये, जहाँ के लोगों के दिलों में अफसोस है कि केसीआर साहब जैसे आदमी, केटीआर साहब जैसे आदमी हमने छोड़ दिया है, उनको हरा दिया है। लेकिन याद रखना साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह के पास देर अंधेर नहीं है, फिर हम जो तरीक़े से आएंगे, जो विन करके आएंगे इंशाअल्लाह, और लोगों का दिल जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह, इतिहास याद रखेगा, वो भी याद रखना मेरी बात इंशाअल्लाह। सोहेल भाई, लोकसभा इलेक्शन के बारे में कोई पेश कियासी नहीं, गोई जो भी लोकसभा इलेक्शन तो देखिए पब्लिक के में अभी से टाक शुरू हो चुका है। जब से इन्होंने बड़े भाई का जिक्र करे हैं, मैं इत्तेफाक से 1-2 दावतों में गुजर हुआ मेरा, सब बड़े सोहेल भाई आप सही बोले थे, इन्हें बदमाश है। तो मैं समझता हूँ अब ये इलेक्शन जो है इतना इजी कांग्रेस के हाथ में नहीं रहेगा जी। हम इंशाल्लाह बराबर जो है हमारे सीट बचाने में कामयाब होंगे, और जितना हो सका हम, क्योंकि आज पूरा आप देखिए, आप पूरा इंडिया में देखेंगे, अगर से लोकसभा का इलेक्शन है तो मोदी को रोकने की किसी की ताकत है तो वो रीजन पार्टियों में ही है जी। अगर से कांग्रेस अगर से सोच रही है तो कांग्रेस आज बिल्कुल खोखली हो चुकी है। जो भी रीजन पार्टी वो, और रीजन पार्टियों में मैं समझता हूँ, मैं अपने हद तक समझता हूँ, साउथ में नहीं पूरी नॉर्थ में मिला के अगर से हिकमत के साथ, मजबूती के साथ बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खड़ सकता तो वो केसीआर साहब, और ये आवाम जान गई, ये आवाम देख चुकी है, बिल्कुल ये 3 महीने के अंदर ये आवाम देख रही। तो मैं समझता हूँ कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन में बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। ये अजलाओं में तो अभी नेगेटिव वेव शुरू हो गया है। हाँ, नहीं, आप हर जगह नेगेटिव देखिए, आप सिटी में तो जो वोट अरे क़य्यूम भाई, मेरी हिस्ट्री में मैं आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, मतलब एक कॉमेडी जैसी बात हो रही, मगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि आवाम चाह रही केसीआर साहब हुकूमत गिराते बोले। पॉलिटिशियन नहीं सोच रहा केसीआर साहब हुकूमत गिराना नहीं, इन्हें नहीं बैठना, उन्हें आ जाना। आवाम के दिल में अगर से पॉलिटिक्स होती तो लोग बोलते भाई अरे देखो उनको हटा के इन्हों बैठे, मगर आज हमारा कायद बोल रहा कि नहीं, इनको करने दो हुकूमत, आवाम बोली गिराओ। तो आवाम 3 महीने में इतना तंग आ गई कि आवाम खुद बोली कि गिराओ। मैं रिसेंटली मैं और केटीआर साहब जो है, केटीआर साहब के साथ ऑटो में आने का मौका मिला था, तो वो ऑटो में जब मैं बैठा तो जब रास्ते में देख रहा हूँ कि बसों में से औरतें बच्चियाँ उतर के केटीआर साहब के ले रहे फोटोज, यानी सबको ये है कि भाई नहीं, हमसे गलती हो गई, अनजाने में सही हो गई। तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में वो लोग ख्याल रखेंगे, और हमारा भी जो है जो पब्लिक में जाने का जो रहेगा, इंशाल्लाह हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएंगे, और पार्लियामेंट इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह टीआरएस के बीआरएस के फेवर में आएगा। बहुत शुक्रिया हमारे कायदीन का हम अदा करते हैं, क्योंकि अब वक्त और इजाज़त नहीं देता। दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं अब्दुल्ला सोहेल साहब का और अरशद अली ख़ान का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।